था। धनी सेठ एक बहुत बड़ा व्यापारी था। धनी सेठ अपने नौकर रतन से बोला, रतन, शाम होने वाली है। कुछ देर के लिए हम अपना पड़ाव सामने नदी के किनारे डालेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। कुछ ही देर में रतन ने नदी के किनारे तंबू गाड़ दिया। केशव अपनी पत्नी विनीता के साथ जंगल का दृश्य देखते हुए बोला, हाँ तो विनीता, रास्ते में हम लोग किस विषय पर बात कर रहे थे? अपने पति की बात सुनकर विनीता मुस्कुराती हुई बोली, आप बता रहे थे कि ऊंचे वंश और परिवार में जन्म लेने वाला बालक ही बड़ा विद्वान बनता है, ना कि गरीब परिवार में जन्म लेने वाला। हाँ, मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूँ। इतना बोलकर धनी सेठ उंगली से एक चरवाहे बच्चे की ओर इशारा करता हुआ अपनी पत्नी विनीता से बोला, बिल्कुल ठीक, उस चरवाहे के लड़के की तरह। देखो, वह जीवन भर बकरियां ही चराता रहेगा। बड़ा आदमी किसे कहते हैं ये उसके पूर्वजों को भी नहीं पता होगा और ना ही आने वाली पीढ़ियां जान पाएगी। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। मेरा भी यही मानना है कि इंसान जन्म से नहीं बल्कि संस्कारों और अच्छी सीख से विद्वान और बड़ा आदमी बनता है, और इससे अमीर परिवार और गरीब परिवार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। यह सुनकर धनी सेठ क्रोधित होता हुआ बोला, तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा अनुभव गलत है? आपका अनुभव ही नहीं, आपकी सोच भी गलत है। गौर से उस चरवाहे को देखिए। मेरा दावा है, अगर उसे अच्छे संस्कार और अच्छी सीख मिली तो बड़े होकर वो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। इतना बड़ा कि आप जैसा बड़ा व्यापारी भी अपनी पगड़ी उसके पैरों पर रख सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विनीता, अपने पति की सोच को गलत कहने की? क्योंकि मेरे पति ने मुझे यही सिखाया था कि जिस इंसान के अंदर गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत नहीं होती, उसे मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं होता। अपनी पत्नी की बात सुनकर धनी सेठ बुरी तरह से आग बबूला होता हुआ बोला, मेरी बात गौर से सुनो रुक्मणी, अपनी शक्ल लेकर यहाँ से चली जाओ और अपना मुंह तभी दिखाना जब अपनी बात सिद्ध कर देना। और मैं जानता हूँ तुम अपनी बात कभी सिद्ध नहीं कर सकती। अरे मैं चरवाहे के सामने अपनी पगड़ी रखूंगा? नामुमकिन। ये चरवाहा हमेशा गरीब के गरीब ही रहेगा। ये जीवन भर बकरियां ही चराता रहेगा। अपने पति का क्रोध भरा चेहरा देखकर विनीता अटल विश्वास में बोली, आपका आदेश सराखों पर स्वामी, परंतु जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा और मैं इसे सिद्ध करके भी दिखा दूंगी। विनीता की बात सुनकर धनी सेठ क्रोधित होकर उठकर खड़ा हो गया और नदी की ओर चला गया। कुछ देर बाद वो तीनों अपने घर पर पहुंच गए। घर पर पहुंचकर धनी सेठ का गुस्सा ठंडा हो चुका था, मगर विनीता अभी भी गुस्से में थी। विनीता को देखकर धनी सेठ अपने आप से बोला, गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मुझे अपनी पत्नी से क्षमा मांग लेनी चाहिए। इतना कहकर धनी सेठ अपनी पत्नी रुक्मणी के पास जाकर बोला, मैं अपने कथन पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी समझ में आ गया है। अपने पति की बात सुनकर विनीता मुस्कुराती हुई बोली, स्वामी, मुंह से निकली बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी भी वापस नहीं आता। अब तो मैं अपनी बात सिद्ध करके ही आपको अपना मुंह दिखाऊंगी। इतना बोलकर विनीता अपने नौकर रतन से बोली, तुम मेरा साथ दोगे, अपने मालिक का साथ दोगे? रतन नजर नीचे झुकाकर बोला, मैं आपका साथ दूंगा। आप जहाँ बोलेंगी मैं वहीं जाऊंगा। यह सुनकर धनी सेठ निराश होता हुआ अपनी पत्नी से बोला, तो इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया? आप मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, पर बात मेरी प्रतिष्ठा की है। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती विनीता। कुछ सामाजिक परंपराओं के बारे में तो सोचो। मैं आपसे सदा के लिए अलग नहीं हो रही। विश्वास कीजिए, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कुछ धन साथ में लेती जाओ, तुम्हें उसकी जरूरत पड़ सकती है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं स्वामी। मैं भी एक व्यापारी की पुत्री हूँ, अपनी बुद्धि से धन कमाना जानती हूँ। इतना बोलकर विनीता अपने नौकर रतन के साथ घर से बाहर निकल गई। विनीता एक घोड़े पर सवार हो गई और रतन घोड़े की लगाम पकड़कर आगे की दिशा की ओर चलने लगा। विनीता ने अपने घोड़े का रुख उसी तालाब की ओर कर लिया जहाँ से कुछ देर पहले वह वापस लौटे थे। तालाब के पास पहुंचकर नौकर विनीता से बोला, मुझे लगता है कि आपको अपने पिता के पास जाना चाहिए। नहीं, हम वीरगढ़ की राजधानी संगमगढ़ चलेंगे
पर उससे पहले एक बात और। कौन सी बात? कुछ देर पहले यहाँ पर एक लड़का बकरियां चरा रहा था। हाँ हाँ, मैंने भी उसे देखा था। वो किसी चरवाहे का ही लड़का होगा। उस चरवाहे के लड़के को तलाश करो और उसे यहाँ पर लेकर आओ। तब तक मैं एक वृक्ष की घनी छांव में बैठी हूँ। जैसे आपकी आज्ञा, मैं अभी उसे खोज कर लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद रतन उसी लड़के को लेकर आ गया और विनीता से बोला। मैं इसे ले आया, ये एक चरवाहे का ही पुत्र है। विनीता उस लड़के की ओर देखकर बोली। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तरुण है। आपने मुझे क्यों बुलाया है? तरुण, तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ वीर गणराज्य की राजधानी संगमगढ़ चलोगे? विनीता की बात सुनकर तरुण कुछ सोचते हुए बोला। मुझे आपके साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु मेरे पिता नहीं मानेंगे। तुम मुझे अपने पिता के पास ले चलो, मैं उन्हें ठीक से समझा दूंगी। मुझे विश्वास है कि वो मेरी बात को समझेंगे। कुछ ही देर में तरुण विनीता को लेकर अपने घर पर खड़ा था। तरुण का पिता विनीता को सवालिया नजरों से देखने लगा। विनीता तरुण के पिता से बोली। मैं व्यापारी धनी सेठ की पत्नी हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ संगमगढ़ ले जाना चाहती हूँ। परंतु किस लिए? जब मैंने तुम्हारे बेटे को देखा तो ना जाने क्यों मुझे इसमें अपना पुत्र नजर आया। मैं नहीं चाहती कि ये सारा जीवन बकरियां चराकर व्यतीत करे। मैं इसे शिक्षित करके विद्वान बनाऊंगी। विनीता की बात सुनकर तरुण का पिता निराश होकर बोला। पर इसके जाने के बाद मेरे जानवरों की देखभाल कौन करेगा? तरुण के पिता ने इतना कहा ही था कि तभी विनीता ने अपने गले का हार, जो कि ठोस सोने का बना हुआ था, तरुण के पिता को पकड़ा दिया। इसे अपने पास रखो, इसे बेचकर अपना गुजारा कर लेना। उस सोने के ठोस हार को देखकर तरुण के पिता की आंखें चमकने लगी। कुछ ही देर में वह अपने बेटे तरुण से बोला। बेटा, आज से यही तेरे सब कुछ है। इनके हर आदेश का पालन करना। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। और जब बड़े आदमी बन जाना तो मुझे भूल मत जाना। पिताजी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। विनीता तरुण को लेकर संगम गणराज्य की ओर रवाना हो गई। संगमगढ़ में पहुंचकर विनीता ने तरुण को गुरुकुल भेज दिया और गुरुकुल के पास में ही एक झोपड़ी बनाकर अपने नौकर रतन के साथ रहने लगी। 2 वर्ष बाद तरुण गुरुकुल की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और वह खुश होते हुए विनीता के पास आ पहुंचा। विनीता तरुण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली। तरुण, तुमने परीक्षा तो उत्तीर्ण कर ली, अब व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण करो। आज से तुम राज दरबार में भी जाया करोगे और वहाँ पर होने वाले विभिन्न प्रतियोगिता में हिस्सा लिया करोगे। यदि राज दरबार में कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जिसका कोई उत्तर ना दे सके, तो तुम उस प्रश्न को हल करने का दावा करना। यह सुनकर तरुण बुरी तरह से चौंक पड़ा। लेकिन माँ, मैं उस प्रश्न का उत्तर कैसे दे पाऊंगा? विनीता मुस्कुराती हुई तरुण से बोली। उस प्रश्न का हल मैं तुम्हें बताऊंगी और बस तुम कुछ समय की मोहलत मांग लेना। तभी वहाँ पर विनीता का नौकर रतन आ पहुँचा और मुस्कुराते हुए विनीता से बोला। ये सब आपकी मेहनत का फल है कि तरुण ने गुरुकुल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। विनीता रतन की ओर देखकर मुस्कुराती हुई बोली। तुमने मेरी 2 वर्ष बहुत सेवा की है रतन। अब तुम अपने मालिक के पास जाओ, परंतु उन्हें मेरा पता मत बताना। यह सुनकर रतन बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये आप कैसी बात कर रही हैं? जो बोला है वो करो रतन, मेरी चिंता मत करो। तरुण ने गुरुकुल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अब से वो राजमहल में भी अपना आना जाना प्रारंभ कर देगा। जिस तरह से तुमने मेरी सेवा की, उसी तरह से मेरे पति की सेवा करना। उनसे कहना कि मैं सही हूँ और बहुत जल्द नियति हम दोनों को मिलाएगी। जैसी आपकी आज्ञा। तरुण, जो अब रतन को मामा जी कहकर बुलाया करता था, रतन से बोला। आपकी बहुत याद आएगी मामा जी, और तुम्हारी भी तरुण। और उस दिन से तरुण का राज दरबार में आना जाना प्रारंभ हो गया। एक दिन तरुण राज दरबार में चुपचाप बैठा हुआ था कि तभी एक व्यक्ति राज दरबार में आ पहुंचा और राजा अजीत सिंह की ओर देखकर बोला। महाराज की जय हो। कौन हो तुम? महाराज, मैं दूसरे देश का एक कलाकार हूँ। आपके दरबार की कीर्ति देखकर मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। तुम्हारा स्वागत है। तुम क्या चाहते हो?
राजा अजीत सिंह की बात सुनकर उस कलाकार ने अपनी झोली से 2 मिट्टी की बनी हुई बत्तख निकाल ली और राजा अजीत सिंह को दिखाता हुआ बोला, महाराज, इनमें से एक नर है, दूसरी मादा।